हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने ड्राफ्टिंग में कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर ली थी। डीड के टाइप्स पढ़े थे हमने वंस अपॉन अ टाइम, याद है कि कुछ कौन कौन से डीड के टाइप होते हैं? नंबर 1 इज, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 है ना, और एक्सक्लूसिव होगी तो उसका जैसे ऑपोजिट कर देना। तो हम लोगों ने डीड के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए थे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास डिस्कस करूंगी। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे ना, पूरा ड्राफ्टिंग का बेस होगा। वो पूरा एंटायर ड्राफ्टिंग जो है अब जो हम आगे पढ़ेंगे उस पर बेस्ड होगा, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, कुछ बात टर्म्स सीखेंगे, उसके बाद हम डीड्स कैसे ड्राफ्ट करते हैं, उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले हम कुछ टर्म सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, डीड पूल। क्या लिखा है यहाँ पे? डीड पूल। एक वर्ड और सीखेंगे, डीड पोल। दो टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, पूल एंड पोल। अभी हम बात किसकी करें? डीड पूल की। तो डीड पूल में क्या होता है? बेसिकली एक अरेंजमेंट है जहां पे जितनी पार्टीज होती है उतनी कॉपीज बनाई जाती है। जितनी पार्टीज होती है उतनी कॉपीज बनाई जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये तो जनरल सी बात है ना, जितने लोग होंगे उतनी तो कॉपीज बनेंगे, इसमें क्या स्पेशल डीड पूल बना दिया इन्होंने? अच्छा, इस पॉइंट को आपको तब समझ में आएगा जब मैं कुछ दो टर्म्स और सिखाऊंगी आपको। तो एक काम करते हैं, पहले वो टर्म्स सीखते हैं, उसके बाद में इस पर वापस आएंगे हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा टर्मिनोलॉजी हमारा, इंडेंचर। पहले इंडेंचर सीखेंगे। इंडेंचर। नाउ व्हाट इज दिस इंडेंचर? इंडेंचर बेसिकली एक पार्चमेंट होता है, एक पेपर होता है। क्या होता है? एक पेपर होता है। लाइक ये हमारा एक पेपर है। अगर इस पेपर को हम फाड़ के सीवियर कर दें और फाड़ने के बाद जो पार्टी है उसको उसका शेयर दे दें, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडेंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये मेरे पास एक पेपर है, फाड़ लो। दिस इज अ पेपर, राइट। पहले क्या हुआ करता था, जितनी पार्टीज होती थी उतने यहाँ पे अग्रीमेंट ड्रॉ किए जाते थे और ऐसे फाड़ करके सीवियर किया जाता था। दिस इज व्हाट? इंडेंचर। दिस इज कॉल्ड। अच्छा, फिर इंडेंचर के बाद इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आया। इंडेंचर से लोगों को लगा कि यार ऐसे आपने सीधा सीधा फाड़ लिया उसको तो कोई भी फ्रॉजरी कर सकता है। फ्रॉजरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिसिप्ट बुक होती है क्या? आज भी चलती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉटेड होते हैं और उसमें क्या किया जाता है, एक रिसिप्ट जो होती है उस पर लिखा जाता है और उसकी जो कॉपी ऑटोमेटिकली नीचे कार्बन से आती है। और फिर क्या किया जाता है, फाड़ करके उसको जो पार्टी है उसको दे दिया जाता है। ऐसा होता है ना। तो ये क्या होता है? इंडेंचर होता है। तो इंडेंचर में क्या किया जाता है? एक ही पेज के टुकड़े किए जाते हैं, पेजेस को सीवियर किया जाता है। अच्छा, फिर लोगों ने बोला यार ये सेफ़ नहीं है, दिस इज़ नॉट सेफ़, बिकॉज कोई भी पेपर अगर मान लो रिप्लेस हो गया, किसी ने चेंज कर दिया, तो फिर क्या किया जाएगा? तो इसके लिए इसका एडवांस वर्जन आया एंड दैट वाज सायरोग्राफम। दैट वाज सायरोग्राफम। ये कागज़ दिखाई दे रहा है आपको? इस कागज़ पे क्या हो रही है? जिगजैग लाइंस बनी हुई हैं, ऐसे बनी हुई हैं। ये ऑलरेडी सीवियर किया हुआ पेपर है। ओरिजिनली वो पेपर कैसा होता है? वो पेपर ऐसा होता है, लाइक दिस। और इसके सेंटर में ऐसे जिगजैग लाइंस होती हैं और उस पे सायरोग्राफम वर्ड लिखा होता है। ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। अच्छा, एक बार ट्राई करके देख सकते हो आप। अगर मान लो आज ये पेपर है, इसके सेंटर में मैं जिगजैग लाइन बना दूं और सायरोग्राफम वर्ड लिख दूं और फिर उसको ऐसे जिगजैग करके ही अगर फाड़ा जाए तो इससे क्या होएगा? व्हाट विल हैपन? हाफ सी एक पोर्शन पे रहेगा, हाफ सी दूसरे पोर्शन पे।
हाफ वाई एक पोर्शन पे, हाफ वाई दूसरे पोर्शन पे, राइट? ऐसा ही होएगा। अच्छा, अब अगर मैंने इस तरह से जिगजैग करके साइरोग्राफिम के लेटर्स को दो टुकड़ों में बांटा है, तो क्या सेम एग्जैक्टली वही कटिंग दूसरे पेपर की आप बना सकते हो? आप कुछ ही कर लो, आप नहीं बना सकते, क्योंकि राइटिंग ऊपर नीचे हो ही जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आज अगर मैं इनको फाड़ दूं, अब मैंने इसको फाड़ दिया, लेट्स अज्यूम मैंने इसको सीवियर कर दिया, राइट? तो इसका C और ये C ये आपस में मैच तभी होगा जब ये कॉमन पेपर्स होंगे। अगर बाई चांस इसमें से कोई भी पेपर चेंज हुआ, मान लीजिए ये दो पार्टी थी A एंड B, अगर पार्टी B ने अपना पेपर चेंज कर दिया, तो जब भी इसको फिक्स करके देखा जाएगा, वो फिक्स होएगा क्या? बिल्कुल नहीं होएगा। अच्छा, इसके लिए एक स्टोरी सुनो। आप लोगों ने दया के बहुत सारे वो देखे होंगे ना, CID देखे होंगे ना, दया के एपिसोड्स। ऐसा कोई है जिसने कभी आज तक नहीं, वो CID बात कर रही हूँ मैं, है ना? अच्छा, तो क्या आपने उसके एपिसोड देखे? चलो मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, आपको इससे एकदम समझ में आएगा कि साइरोग्राफिम में क्या बात कर रही हूँ मैं, है ना? से स्टोरी ध्यान से सुनना। जाग रहे साहब? ओके फाइन। वंस अपॉन अ टाइम की बात है। एक बार ये हमारे मोटू से सेठ जी थे। मोटू से सेठ जी थे, मोटू जी। ये मोटू जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा कमा रखा था। तो एक दिन छुट्टी मनाने के लिए पहुंचे अपने फार्म हाउस। कहाँ पहुंचे? अपने फार्म हाउस। और बहुत ही अल्टीमेट सा फार्म हाउस था इनका। ड्राइंग पे कतई ना जाए, जस्ट फील इट, इमेजिनेशन। मोटू जी की बीवी जो थी वो अपने मायके गई थी। मायके अपनी मम्मी के घर गई थी मतलब। तो मोटू जी ने सोचा कि ठीक है, बीवी भी घर पे नहीं है, नो झिकझिक, नो झंझट, नथिंग एट ऑल, तो आराम से फार्म हाउस पे चलते हैं, वहाँ पे रेस्ट किया जाएगा। तो मोटू जी उठ कर के पहुँच गए फार्म हाउस। और फार्म हाउस में एक दो सर्वेंट्स थे जो उनकी खातिरदारी के लिए हमेशा अवेलेबल होते ही थे ना। सडनली रात को 12-1 बजे ज़ोर से हवाएं चलने लगी, शाय 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 शाय। मैं चाहती थी ना ये वीडियो दिखाती पर मज़ा नहीं आता है, फील नहीं आता है ना, तो अपन सुने ज़्यादा मज़ा आएगा, एंटरटेनिंग एकदम मस्त। तो अब ऐसे ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी। तो हवाओं की वजह से जो वायर होते हैं ना, लाइट के पोल होते हैं, ऐसे वायर्स होते हैं, वो वायर्स टूट गए और लाइट चली गई। तो मोटू जी जो थे, मोटू जी, उन्होंने अपने सर्वेंट्स को बुलाया, अरे रामू देखो तो लाइट कैसे चली गई। तो रामू ने बोला हाँ साहब देखता हूँ अभी, और वो देखने चला गया। ये मोटू जी अपने बेड पे एकदम मस्त आराम से लेटे हुए थे। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, एकदम मस्त मौसम है, क्या ही फ़र्क पड़ता है लाइट आए कि नहीं आए, रात को 2 बजे किसको लाइट चाहिए, सोना ही तो है, आ जाएगी लाइट। फिर कुछ देर बाद जब उनका सर्वेंट, ये जो रामू था, ये वापस से अपने सेठ जी के रूम में पहुंचा, तो व्हाट ही सॉ, उसने देखा कि मोटू जी के मोटे से पेट में किसी ने चाकू ठोक दिया था और ऐसे ये खून की नदियां बह रही थी, ये खून की नदियां बह रही थी, ठीक है। और ये जो रामू है उसने इमीडिएटली उठा करके CID को कॉल किया और CID फ़ोन करते, पुलिस तो आएगी नहीं इमीडिएटली, तो CID आएगी, तो फ़ोन करते ही हाफ एन आवर में CID यहाँ पे पहुँच गई।
और सीआईडी में दया ना आए ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हमारे दया जी भी पहुँचे और उन्होंने सारा इवेंट देखे, बोला कुछ तो गड़बड़ है। कोई नहीं, दया ने बोल दिया इस बार और कुछ थोड़ा सुनिए, हमारी स्टोरी में ऐसे थोड़ी ना सब कुछ सेम सेम दो नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही दया इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने देखा यहाँ पे एक साइड टेबल पड़ी थी, उनके बेड के पास एक साइड टेबल पड़ी थी और इस साइड टेबल पे एक डायरी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? एक। और वो डायरी में मिस्टर मोटू जी अपनी डेली जो जो रूटीन में काम करते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करते थे, सब कुछ लिखते थे। और इस डायरी में एक पेज दया को फटा हुआ नज़र आया। आप अपने रजिस्टर से कोई पन्ना फाड़ते हो तो ऐसा लगता है ना, साइड में से कुछ रह जाता है, पेज है ना, कुछ हल्का हल्का सा ऐसा कट रह जाता है ना। तो दया ने देखा इसमें से एक पेज फटा हुआ है। तो दया ने सोचा कि ये पेज को ढूंढा जाए। तो वहीं बेड के नीचे एक क्रश किया हुआ पेपर दिखाई दिया। तो दया ने देखा उस पेपर को खोल के और उसने सोचा कि एक बार पता लगाया जाए कि क्या ये पेज इसी डायरी का है या नहीं है। तो दया ने उस पेपर को ठीक किया और ठीक करके उसको फिक्स करने का ट्राई किया कि क्या ये डायरी में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, डायरी में मैच कब होगा? जब उसी डायरी का पेज होगा। और एग्जैक्टली अगर यहाँ पे ऐसा कटिंग हो रखा है डायरी में तो उस पेज में भी ऐसा कट होना चाहिए, तभी फिक्स होगा ना। अच्छा, तो उस रेस्पेक्टिव पेज में लिखा हुआ था कि आज मेरी लड़ाई किसी मिस्टर ए से हुई थी और उस मिस्टर ए ने मुझे मारने की धमकी दी थी, ऐसा लिखा था उस पेज पे। तो दया ने सोचा कि यार कोई इंसान डायरी का पेज फाड़ के वहीं तो फेंक के नहीं जाएगा, तो ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। तो दया क्या करेगा? ट्राई करेगा कि उस पेपर को उस डायरी में फिक्स करने का। दया ने देखा कि ये पेपर फिक्स नहीं हो रहा है, इसकी कटिंग जो जिगजैग है ना वो मैच नहीं हो रही है। इसका मतलब जानबूझ करके किसी मिस्टर ए को फंसाने के लिए मर्डरर ने वहाँ पे वो पेपर ड्रॉप किया था। समझ मेरी बात? तो जब पेपर कट होते हैं तो अगर जिगजैग फॉर्मेट में कट होंगे तो उस केस में उसमें सायरोग्राफिम भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फ्रॉजरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। वहाँ पे कोई भी पेपर रिप्लेस जल्दी से नहीं हो सकता, आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसका 19-20 ऊपर नीचे होएगा होएगा। और इवन राइटिंग जब आपने लिख दी सायरोग्राफिम तब तो वो इवन आप खुद ही अपनी राइटिंग में लिख के देख लेना, 2 पेपर पे सायरोग्राफिम लिखो खुद ही, चाहे आप एकदम है ना स्केल से मेजरमेंट करके है ना जिगजैग बनाना, एकदम डिट्टो वैसे कैसे जिगजैग बनाना, और फिर खुद ही अपनी हैंड राइटिंग से सायरोग्राफिम लिख के देखना और फिर इन दोनों पेपर को सिवियर करना। वो दोनों पेपर आपस में फिक्स होंगे ही नहीं, क्योंकि सायरोग्राफिम का सी ऊपर नीचे आएगा ही आएगा, किसी का सी 0.1 मिलीमीटर कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा। तो इसका मतलब कोई कितना भी स्मार्ट वर्क क्यों ना कर ले, 2 पेजेस डिफरेंट पेजेस को आप एक साथ मैच नहीं कर सकते हैं। तो इंडेंचर में एक प्रॉब्लम था कि इंडेंचर में तो स्ट्रेट था डॉटेड लाइन्स, उसको सीवियर करके पार्टीज़ को दे दिया जाता था, तो वहाँ पे फ्रॉजरी का चांसेस था। इसीलिए एडवांस वर्जन आया, दैट इज़ व्हाट सायरोग्राफिम, दैट इज़ व्हाट सायरोग्राफिम। तो सायरोग्राफिम क्या होता है? जिगजैग लाइन होती है, सायरोग्राफिम लिखा होता है और जिगजैग फॉर्मेट में उसको सीवियर किया जाता है, फाड़ा जाता है, और जितनी पार्टीज होती है उतने टुकड़े किए जाते हैं। ये सब बातें ना पुराने ज़माने में चलती थी, ना तो अभी जिगजैग जिगजैग करके कोई सायरोग्राफिम लिखता है, ना ही कोई ऐसे डॉटेड बना करके इंडेंचर बनाता है, कोई नहीं होता ऐसा काम। नथिंग इज बीइंग डन नाउअडेज। तो क्या होता है आजकल? आजकल क्या चलता है? कॉपीज। मैंने फर्स्ट टर्म क्या बताई थी? क्या बताई थी फर्स्ट टर्म? डीड पूल। फर्स्ट टर्म क्या पढ़ी थी हमने? डीड पूल। तो इसीलिए मैंने ये दोनों टर्म्स आपको बताई हैं कि डीड पूल जो है नाउअडेज चलता है। आजकल ऐसे पन्ने नहीं फाड़ फाड़ करके हम टुकड़े करते हैं, आजकल जितनी पार्टीज होती है उतनी कॉपीज बना ली जाती है, जैसे पार्टनरशिप डीड। तो अगर 4 पार्टनर्स हैं तो 4 पार्टनरशिप के अलग अलग डीड्स बना ली जाएंगी और हर पार्टनर के पास उनका एक कॉपी भेज दिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डीड पूल। नाउअडेज इस तरह से जिगजैग करने की कतई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आजकल एकदम सेफ एंड सिक्योर है, स्टैम्प पेपर पे सब कुछ काम होते हैं
और वो स्टैम्प पेपर रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड भी होता है, तो इसीलिए ये सब कुछ हरकतें फर्जीवाड़ा करने की कतई ज़रूरत नहीं होती है। राइट, समझ में आ गया सबको? अब मैं इनकी 1 बाय 1 लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले सायरोग्राफिम की लैंग्वेज हम देखते हैं। व्हाट इज द सायरोग्राफिम? द वर्ड सायरोग्राफिम was written between 2 or more copies of a document and parchment was cut in a zugged line through this word, तो यहाँ पे there is a paper, there is a parchment, and on this parchment there is a zugged line, और ये जग लाइन किसके थ्रू जा रही है? सायरोग्राफिम वर्ड के थ्रू जा रही है। तो यहाँ पे सायरोग्राफिम पूरा वर्ड लिखा हुआ होगा सेंटर में। इस तरह से पूरा सायरोग्राफिम रिकॉर्डेड होता है। तो इससे क्या होता है? द आइडिया वाज दैट डिफिकल्टी ऑफ सो कटिंग अनदर पीस ऑफ पार्चमेंट दैट इट वुड फिक्स एग्जैक्टली इनटू दिस कटिंग एंड राइटिंग कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी फ्रॉड। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ गई सबको? तो इसका इंटेंशन सिंपल क्लियर कट था कि एग्जैक्टली सेम एग्जैक्ट लाइन जिसमें सायरोग्राफिम इस तरह से कट हुआ है वो वापस से ऐसा ही पेपर उस पर फिक्स करना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसका आइडिया सिंपल था कि फ्रॉजरी को कंट्रोल किया जा सके। दिस वॉज अ सिंपली आइडिया, बट नाउ इट इज दिस प्रैक्टिस हैज सीज्ड लॉन्ग अगो। अभी इस तरह से कटिंग वटिंग नहीं की जाती है। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? श्योर है सब लोग? अच्छा, इससे पहले इंडेंचर वर्ड था हमारा, तो एक बार इंडेंचर को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इंडेंचर, those deeds in which there are 2 or more parties, it was written in duplicate upon one piece of material which can be severed, तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है? जब 2, 3, 4, 5 जितनी भी पार्टीज होती हैं उसके हिसाब से एक ही डॉक्यूमेंट पे आप क्या करते हो? उसके डुप्लीकेट बनाते हो, और डुप्लीकेट बना करके हर पार्चमेंट को फाड़ फाड़ करके जितनी पार्टीज उनको दे दिया जाता है। तो इंडेंचर का एडवांस वर्जन क्या था हमारा? सायरोग्राफ। इंडेंचर तो फिर भी आपको प्रैक्टिस में दिखेगा, बहुत सारी जगह दिखाई देगा। जैसे आप यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं या एडमिशन फॉर्म भरते हैं, तो आपने कभी देखा होगा उसमें नीचे का एक पेपर होता है, स्लिप जैसा होता है वो, है ना? बैंक में भी होता है तो ऐसा होता है, मतलब कई सारी जगह पे आप भी देखेंगे वहाँ पे एक ही पेपर के 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन वो अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं और दूसरा पोर्शन आपको दे देते हैं। तो इंडेंचर तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में दिखाई देता है, लेकिन सायरोग्राफिम जैसा कोई चीज़ अब दिखाई नहीं देता है, वो एंटायरली सीज हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल अब नहीं है। सबसे पहले आप लोग इंडेंचर लिखो। इंडेंचर, जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जो कनेक्टेड टर्म्स हैं हमारी, उसमें सबसे पहले इंडेंचर रिकॉर्ड करेंगे आप लोग। इंडेंचर, इंडेंचर में लिखेंगे when there are 2 parties or more, then it is recorded in duplicate, which can be severed, और इसमें आप डायग्राम बना सकते हो। एक कोई भी पेज का एक डिज़ाइन बनाओ, बीच में डॉटेड लाइंस ऐसे बना दो, डॉटेड लाइंस। तो इस डॉटेड लाइन का मतलब है ये सीवियर किया जा सकता है। तो जितनी पार्टीज होंगी, अगर मान लीजिए 3 पार्टीज हैं तो क्या होगा? 3 बार ऐसे हो जाएगा, राइट? तो जितनी पार्टीज होंगी उतने यहाँ पे डॉट्स होंगे और हर पार्टी का एक पोर्शन हो जाएगा, और पन्ने फाड़ेंगे बैठ करके, ठीक है? लिख लिया सबने ये? अब इंडेंचर के बाद लिखेंगे सायरोग्राफिम। इंडेंचर के बाद लिखेंगे सायरोग्राफिम। हाँ, इसमें लिखो in order to avoid fraud, in order to avoid any fraud, a zugged line
zigzag मतलब zigzag line is drawn through the word cyrographism, on a document और parchment बोले तो पेपर, parchment का मतलब क्या होता है? पेपर, which can be severed, ठीक है, दिस इज व्हाट साइरोग्राफिम. बट नाउअडेज देयर इज नो इंटेंशन, नो साइरोग्राफिम, ये सब कुछ नहीं चलता है. आजकल हमारा चलता है डीड पूल. तो डीड पूल क्या होता है? जहाँ पे जितनी पार्टीज है उतनी कॉपीज बना ली जाती है स्ट्रेट अवे. तो टेंशन ही खत्म है ना, क्यों फाड़ना वाड़ना है आपको. लिखो डीड पूल, डीड पोल. तो डीड पोल में क्या होता है? जितनी पार्टीज है उतनी कॉपीज बना दी जाती है. तो यहाँ पे हेयर नंबर ऑफ कॉपीज आर मेड, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टीज, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सा काम है. दैट इज व्हाट डीड पूल. क्या ये तीनों टर्म सबको समझ में आ गए? नंबर 1 इज इंडेंचर, स्ट्रेट डॉटेड लाइंस होती है, सीवियर करते हैं, फाड़ के अलग अलग कर लेते हैं. 4 पार्टीज है 4 टुकड़े कर लो, 5 पार्टीज है 5 टुकड़े कर लो. उसका एडवांस वर्जन क्या हुआ? साइरोग्राफिम. साइरोग्राफिम में क्या होता है? जिगजैग लाइंस होती है, और जिगजैग लाइंस पे क्या लिखा होता है? वर्ड साइरोग्राफिम. और वही फाड़ करके पार्टीज अपने अपने टुकड़े रख लेती है. इंटेंशन क्लियर करता है कि फ्रॉजरी नहीं होगी. सेम पेपर वापस से आप लगाओगे तो ही मैच होगा, दूसरा पेपर उस पर मैच हो ही नहीं सकता. और अभी साइरोग्राफी वगैरह कुछ नहीं चलता है. क्या चलता है? डीड पूल चलता है, जहाँ पे जितनी पार्टीज होती है उतनी कॉपीज बना ली जाती है. कोई शक? अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म और है डीड पोल. डीड पोल. अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सेल डीड है, सेल डीड, तो उसमें कितने लोगों के साइन होंगे? कौन 2 लोगों के साइन होंगे? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, मतलब परचेजर और सेलर दोनों के साइन होते हैं ना. तो यहाँ पे परचेजर एंड सेलर दोनों के साइन होंगे. अच्छा, अगर मॉर्टगेज डीड बना रहे हैं, मॉर्टगेज नाम सुना है? मॉर्टगेज. अच्छा, अगर मॉर्टगेज डीड बना रहे हो तो कितने लोगों के साइन होंगे? 2 लोगों के. 1 इज मॉर्टगेजर एंड 1 इज. अच्छा, रेंट डीड बना रहे हो, लीज डीड बना रहे हो, तो कितने लोगों के साइन होंगे? कौन? लेसर, लेसी. इसका मतलब ये हुआ कि मोटा मोटा हर डीड में 2 लोगों के साइन तो होते ही हैं. मैक्सिमम जितनी भी डीड्स बनती है उनमें 2 पार्टीज के साइन तो होते ही होते हैं. लेकिन अगर किसी डीड पे सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन होता है, सिंगल पार्टी, सिर्फ एक ही पर्सन का साइन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डीड पोल बोलते हैं. तो ये सेल डीड, मॉर्टगेज डीड, ये सब के सब डुअल पार्टी एग्जीक्यूशन है. 2 पार्टीज के साइन वहाँ पे जरूरी होते हैं. लेकिन कुछ डीड्स ऐसी भी है जहाँ पे अकेली पार्टी से एग्जीक्यूशन हो जाता है, सिंगल पार्टी. ऐसा क्या हो सकता है? दिख रहा है एग्जाम्पल आपको? पावर ऑफ अटॉर्नी दिख रहा है? ये तो पता ही है हमें, पावर ऑफ अटॉर्नी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ओनर है यहाँ पे वो ही क्या करता है? साइन करता है. जो प्रिंसिपल है सिर्फ वही साइन करता है. जिसको आपने एजेंट बनाया है, अपना अटॉर्नी अपॉइंट किया है, उसको साइन नहीं करने होते हैं. तो एक एग्जाम्पल हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया है. और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? गारंटी, गारंटर, गारंटी दोनों के साइन होते हैं. हाँ, एडॉप्शन. किसका एडॉप्शन? एडॉप्शन तो उसमें एक ही पार्टी साइन होते हैं. तो जिसने दिया है ऑर्फनेज उन्होंने तो साइन करेंगे. ये क्या हुआ? और मिला भाई कहीं से अडॉप्ट करके लाए होंगे ना, ये थोड़े ना रोड से उठा के लाए थे. तो ऑर्फनेज से उठा के लाए थे तो डेफिनेटली वो ऑर्फनेज वाले साइन करेंगे ना कि हाँ भाई हमने ही दिया है, ऑथराइज किया है. और बताओ, गिफ्ट डीड में डोनी के साइन नहीं होते? या डोनर के साइन होते क्या सिर्फ, या डोनी के भी होते हैं? दोनों के होते हैं. याद करो टोपा, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि गिफ्ट तभी वैलिड होता है जब ट्रांसफरी जो है वो साइन करता है, एक्सेप्ट करता है.
मतलब डोनी के एक्सेप्टेंस के बिना तो गिफ्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। और बताओ। मतलब अच्छा से प्रिंसिपल साइन करते हैं, एजेंट बोलेगा कोई बात नहीं मैं तो ऐसे ही काम कर लेता हूँ। नहीं, एजेंट के भी साइन होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट दोनों के साइन होते हैं। क्या एग्जाम कॉपी? वो डीड है हमारी। गजब। वो डीड बन गई हमारी। अच्छा विल होती है क्या? विल, क्या बात है, सही बात। विल डीड ही नहीं होती है, तो विल भी सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन नहीं होता, डीड है ही नहीं। अच्छा प्रॉक्सी, क्या ये डीड पोल है? क्या ये डीड पोल है? क्या प्रॉक्सी फॉर्म डीड पोल है? हाँ है, ऑफ कोर्स है। प्रॉक्सी फॉर्म जो आपको पता होगा कंपनीज एक्ट में, अगर आपने पढ़ा है गलती से, अगर कोई मेंबर होता है तो उसके पास राइट होता है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। तो प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट के लिए 48 आवर्स बिफोर कंपनी को इंटीमेशन दी जाती है राइटिंग में। तो प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट के लिए जो इंटीमेशन जाती है, प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को जमा होता है, उसमें सिर्फ मेंबर के साइन होते हैं, उसमें सिर्फ मेंबर के साइन होते हैं, उसमें प्रॉक्सी के साइन नहीं होते हैं। तो प्रॉक्सी क्या होता है? सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन होता है। प्रॉक्सी क्या होता है? सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन होता है। तो जहां भी दो पार्टीज के साइन की जरूरत नहीं पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? डीड पोल बोलते हैं। कोई शक? यहाँ तक क्लियर? लिखो डीड पोल, इसमें लिख लो सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन, सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन, सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन। और एग्जाम्पल लिख लो पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रॉक्सी। वैसे प्रॉक्सी भी इज जस्ट लाइक अ पावर ऑफ अटॉर्नी, एक तरह से आप ऑथराइज ही कर रहे हो उसको अपने बिहाफ पे अपेयर होने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ये, एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कि वेदर पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डीड पोल, ऐसा करके कमेंट। तो हमें सबसे पहले डीड पोल क्या होता है वो बताना पड़ेगा, और फिर उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, और साथ में प्रॉक्सी फॉर्म क्या होता है, वो वाली बात बताएंगे आप। और देन उसके बाद फाइनली कमेंट करेंगे कि हाँ प्रॉक्सी में जो है सिर्फ मेंबर के ही साइन होते हैं, वहाँ पे जो आपका प्रॉक्सी जो होता है उसके साइन नहीं ज़रूरत होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है? सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन ही होता है। इज दिस ओके? क्लियर है? 4 टर्म सीख लिए हमने, कौन कौन सी? इंडेंचर, साइरोग्राफिम, डीड पोल एंड डीड पोल, राइट। अब एक और टर्म सिखा रही हूँ, 5वीं टर्म, ध्यान से सुनना। डीड एस्क्रो, डीड एस्क्रो। एस्क्रो वर्ड तो हमने बहुत बार सुना है, सब ने सुना है, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा कोई मुझे बता सकता है एस्क्रो का लिटरल मीनिंग क्या होता है? What is the literal meaning of escrow? सबने सुना है, हाँ सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है उसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, पैसा जमा कराते हैं वहाँ पे, सबको आता है ना ये बात। तो बायबैक कंपनी करेगी एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा कराएगी, पब्लिक इशू आएगा एस्क्रो अकाउंट में जमा होएगा, जो भी कुछ होगा सब एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होगा। अभी थोड़े दिन पहले हमने CF में भी पढ़ा था, प्रमोटर का पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा होएगा। ये एस्क्रो होता क्या है ये तो बताओ पहले, व्हाट इज दिस एस्क्रो? What is the literal meaning of escrow? मतलब हमने तो रट लिया अकाउंट का नाम है एस्क्रो, ऐसे थोड़ा ना होता है, इसका भी कोई मीनिंग होता है क्या? What is the meaning of escrow? Who can tell me? None of you. तो ये ऑनलाइन वालों से पूछे, पता नहीं म्यूट अनम्यूट ही नहीं करेंगे। हाँ तो बताओ मुझे एस्क्रो, कोई नहीं बताएगा? फिर मैं बता दूँ, मैं ही बता दूँ सच्ची मुच्ची? आप बता रहे हैं? आप बता रहे हैं बेटा? हाँ आप ही नहीं, ट्राई भी नहीं करोगे। अच्छा हिंदी में बताती हूँ। क्या ये वर्ड सुना आज से पहले? सुना है क्या? अमानत सुने हैं क्या? अमानत क्या होती है? हाँ दैट मीन्स कस्टडी में रख लो आप हमारी चीज़ को। आज मान लो जैसे पुरानी मूवीज़ देखो ना, पुरानी मूवीज़ है ना, उसमें वो कौन सी थी, मैंने प्यार किया, है ना, मैंने प्यार किया, उसमें वो जो एक्ट्रेस थी ना, उसके जो डैड है
वो क्या बोल के जाता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी बेटी को अपनी अमानत समझ के रखना, है ना, ऐसे बोल के गया था ना वो। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे वो है तो मेरा प्रोडक्ट, चीज़ मेरी है, चीज़ मेरी है, लेकिन मैं तुम्हारे पास रखवा रहा हूँ, संभाल के रखियो, गड़बड़ मत कर दियो, उल्टे पुल्टे कुछ काम मत कर दियो। आज मान लो लेट्स अज्यूम मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ, 1 महीने पहले आऊँगी नहीं, मेरी सोच रहा बहुत अच्छी बात है मैम जाओ, छुट्टियाँ, हाँ, पर अब तो छुट्टी का कोई स्कोप नहीं, अब सब कुछ ऑनलाइन भी होता है, तो क्लास तो फिर भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे मान लो मैं इंडिया के बाहर जा रही हूँ, तो अपना घर तो उठा के नहीं जा सकती ना, घर पे तो लॉक ही लगाना पड़ेगा। अब ऐसा अज्यूम करते हैं मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरी है, अज्यूम कर लेते हैं, अब बहुत सारी ज्वेलरी है, एक डब्बा भर के मैंने ज्वेलरी इकट्ठी कर रखी है, और पीछे से चोरी वोरी होने का डर तो रहता ही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या बोला कि यार पीछे से ना चोरी चकारी ना हो जाए, थीव्स पीछे से आ ना जाए, बहुत डर है, बहुत टेंशन है, तो मैं बाहर घूमने जाऊंगी भी तो मेरा दिमाग उसी में लगा रहेगा घर पे क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, अपना पूरा का पूरा ज्वेलरी का बॉक्स पैक करूँगी अच्छे से, और पैक करके उर्मिला को दे जाऊँगी। मैंने कहा उर्मिला मुझे तुम पे 100 क्या 200% ट्रस्ट है, और ये जो ज्वेलरी का बॉक्स है ये अपने पास संभाल के रखना, ये क्या है, मेरी अमानत है। क्या है, मेरी। तो क्या उर्मिला सोच सकती चलो अभी तो मैम आ नहीं रही 1 महीने तक, चलो एक बॉक्स को खोलते हैं, अनपैक करते हैं, और फिर जब तक नहीं आएगी तब तक यूज़ कर लेते हैं उसको, ज्वेलरी को बाद में वापस से पैक कर लेंगे। क्या वो ऐसा कर सकती है? क्या वो ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती ना, एब्सोल्युटली नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पैसा या ये ज्वेलरी किसकी है, मेरी है। मैंने उसको एज अ ट्रस्टी संभाली है, एज अ ट्रस्टी उस पर ट्रस्ट किया है मैंने, तो डेफिनेटली यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा काम नहीं किया जा सकता। तो एस्क्रो का मतलब क्या होता है, अमानत। अच्छा अमानत समझ में आ गया। अब डीड में अमानत क्या होती है भाई? अच्छा अब एस्क्रो अकाउंट समझ में आया होगा आप लोग को, क्यों बोलते हैं उसको एस्क्रो अकाउंट? अमानत का पैसा भाई, ऐसे उल्टा पुल्टा काम मत कर लेना। बायबैक करना है कंपनी को, कंपनी सेपरेट अकाउंट ओपन करती है, एस्क्रो में जमा कराती है, क्योंकि उस पैसे पे किसका हक है? अब किसका है? हाँ, तो इसका मतलब उस पैसे के साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए उस अकाउंट को क्या बोला जाता है, एस्क्रो अकाउंट बोला जाता है। तो वहां तो हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, एस्क्रो मतलब किसी और का पैसा है, एप्लीकेशन आई है, अभी पता नहीं अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा, इसलिए डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में नहीं जाता, एस्क्रो अकाउंट में जाता है। यहाँ डीड एस्क्रो, व्हाट इज दिस मीनिंग? डीड, डीड में कौन सी अमानत होती है? चलो एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स अज्यूम हम एक पार्टनरशिप डीड बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? ओके, ये हमारी डीड है पार्टनरशिप की, और ये जो पार्टनर्स हैं ये एक कंट्री में रिजाइड नहीं करते, अलग अलग कंट्रीज में रिजाइड करते हैं, ठीक बात। तो हमारे एक पार्टनर है मिस्टर ए, एक पार्टनर है बी, और एक पार्टनर है हमारे मिस्टर सी। ये जो हमारे मिस्टर ए हैं ये रहते हैं इंडिया में, जो हमारे मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी ये रहते हैं जापान में, और एक और हमारे मिस्टर हैं मिस्टर सी, तो वो रहते हैं यूएसए में, है ना। शक्ल पे कतई ना जाए। अब ये 3 अलग अलग लोग अलग अलग कंट्रीज में रिजाइड कर रहे हैं एंड दे वांट टू एग्जीक्यूट अ पार्टनरशिप डीड। अब अगर ये पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं तो क्या ये तीनों इकट्ठे होकर किसी एक प्लेस पे मिले? क्या तीनों इकट्ठे हो जाए एक प्लेस पे, तीनों इकट्ठे होकर के यहाँ पे बैठ करके अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं? क्या ये ज़रूरी है ये करें? इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है यार? बहुत बिजी लोग हैं, एकदम मल्टीनेशनल एकदम फर्म बनाने वाले हैं, और वहाँ पे तीनों इकट्ठे और सिर्फ डीड साइन करने के लिए? बहुत बकवास आइडिया है, वेरी बैड। तो क्या करें? कुछ और काम करते हैं। इन तीनों ने क्या किया, एक एडवोकेट हायर किया। क्या हायर किया? अपना एडवोकेट। ये इनका एडवोकेट भैया, ये एडवोकेट क्या करेगा, सबसे पहले इंडिया से रवाना होगा। कहाँ से रवाना होगा? इंडिया से। किसके साइन करवाएगा?
साइन करवाएगा और फिर फ्लाइट में बैठ कर के कहाँ जाएगा? जापान। जापान जाकर के किससे साइन कराएगा? ओके, फिर जापान से साइन करा के फिर रवाना होगा यूएसए के लिए और वहाँ पे जाकर के मिस्टर सी से साइन करवाएगा। बोलो सही बात? ये तो ठीक है ना? हमने हमारा एडवोकेट या कोई भी पर्सन जिस पे हमें ट्रस्ट है उसको हमने हमारी पार्टनरशिप डीड डिलीवर कर दी है। और क्यों डिलीवर कर दी? ताकि वो सबके साइन करवा ले। जब तक इस डीड पे लास्ट पार्टी के साइन नहीं हो जाते तब तक वो डीड है ही नहीं। डीड है क्या? नहीं, डीड तो तब बनती जब सारी पार्टीज के साइन हो जाए। तो जब तक सी के साइन नहीं हो जाते तब तक वो क्या है? एस्क्रो है। क्या है वो? क्योंकि किसकी कस्टडी में दे रखा है आपने? एडवोकेट की कस्टडी में दे रखा है। तो उसकी जिम्मेदारी बोल रही है, उसको अमानत दे रखी है आपने उस पर ट्रस्ट किया है कि ये इस डीड का अपनी जान से भी ज़्यादा ध्यान रखेगा, इस डीड के साथ कुछ भी नहीं होने देगा, इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हेर फेर नहीं होने देगा। तो यहाँ पे तीनों पार्टीज़ ने ट्रस्ट किया है मिस्टर एडवोकेट पे और मिस्टर एडवोकेट तीनों पार्टीज़ के साइन करवाएगा। तो उसकी कस्टडी में अभी वो डीड पड़ी हुई है। तो क्योंकि उसके कस्टडी में वो डीड है इसीलिए वो क्या है? एस्क्रो है। और जैसे ही मिस्टर सी के साइन हो जाएंगे वो डीड बन जाएगी। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ गई? तो लैंग्वेज देखो, अ डीड साइंड बाय ओनली वन पार्टी विच इज डिलीवर्ड टू अनदर। डीड विल ऑपरेट फ्रॉम द डेट व्हेन अदर पार्टी टू द ट्रांजेक्शन ऑल्सो साइन इट। तो डील ऑपरेटिव तभी होती है जिस दिन सारी पार्टी उस पर साइन कर लेती है। जब तक सारी पार्टी से सिग्नेचर नहीं हो जाते तब तक वो डीड ऑपरेटिव होती ही नहीं है। क्या बोल रहे? टिल लास्ट साइनिंग। टिल लास्ट साइनिंग। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो क्या बोलता है ये? एस्क्रो मीन्स एनी डॉक्यूमेंट या डीड कैप्ट इन कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी एंड taking effect only when a specified condition has been fulfilled. So here specified condition is what? Signing of all the parties. तो deposit of fund held in trust or as a security. तो जो भी कुछ चीज़ as a security या आप held as trust करते हो वो सब कुछ क्या होता है? escrow होता है। तो this is called deed escrow. क्या ये बात समझ में आ गई? तो deed escrow लिखो। deed escrow इसमें लिखेंगे when deed is kept in custody, when deed is kept in custody of third party for completion of any condition, फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी कंडीशन। तो अगर कोई स्पेसिफाइड कंडीशन है उसको कंप्लीशन आपको कराना है तो उसके लिए आपने थर्ड पार्टी को दे दिया है। तो लाइन चेंज करके लिखेंगे डीड विल बिकम ऑपरेटिव, डीड विल बिकम ऑपरेटिव ओनली व्हेन all the parties sign the deed. All the parties sign the deed. नेक्स्ट लाइन में देखेंगे बिफोर साइनिंग it is known as deed escrow. It is known as deed escrow. Fine, is this okay? तो हमारी 5 टर्म्स जो हमने सीखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एग्जाम में इन पे कोई ना कोई शॉर्ट नोट आ ही जाता है। तो एक ना एक टर्म मतलब हर बार इसे मानो हर टाइम में मिलती है। कभी कभी डीड पोल का डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीड पूल एंड डीड पोल, ऐसा आ जाता है। स्ट्रेट अवे डीड एस्क्रो पे क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में, है ना। तो कोई भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है। तो सबसे पहले क्या है? इंडेंचर क्या हुआ? स्ट्रेट डॉटेड लाइन सीवियर कर लेते हैं, फाड़ लेते हैं और जितनी पार्टीज होते टुकड़े किए जाते हैं। नंबर 2 इज साइरोग्राफी में क्या होता है? जिगजैग लाइन साइरोग्राफी में लिखा जाता है और सीवियर करके फाड़ा जाता है उसको, और उसमें इंटेंशन क्लियर कट है, फ्रॉजरी को कंट्रोल किया जा सके। देन अब क्या चलता है? क्या होता है उसमें? जितनी पार्टीज हैं उतने कॉपीज बना लिए जाते हैं, फाड़ने वाड़ने वाला सिस्टम नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट
ये क्या होता है? सिंगल पार्टी एग्जीक्यूशन, मतलब दो पार्टी से साइनिंग की जरूरत ही नहीं है, एक पार्टी साइन करेगा, काम खत्म, दैट्स इट। देन उसके बाद एस्क्रो बोले तो अमानत, कस्टडी, सिक्योरिटी, और ये थर्ड पार्टी को दी जाती है एज अ ट्रस्ट। तो जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उसको अपनी कोई चीज़ संभला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एस्क्रो बन जाता है। और यहाँ पे डीड के केस में हमने डीड संभलाई है उसको, जब तक सारी पार्टी साइन नहीं कर देंगी तब तक वो एस्क्रो के फॉर्मेट में ही रहेगी। गॉट इट? तो ये सारे पॉइंट शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब ड्राफ्टिंग का असली ड्राफ्ट स्टार्ट होएगा। अब तक तो हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी सीख रहे थे, हमने अब तक ड्राफ्ट का डी भी नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ सीखा है डॉक्यूमेंट क्या होता है, डीड क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स। क्या स्टार्ट करें? कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स क्या होता है? डीड्स क्या होता है पहले तो ये बताओ। डीड इज अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री which is signed, sealed and delivered. It is a present grant rather than a future promise. Future promise नहीं है, present grant है। सब कुछ कंडीशन प्रेजेंट टेंस में चलेगी, मतलब प्रेजेंट के हिसाब से चलेगी। ओके, तो स्टार्ट करें। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें। आप में से कितने लोगों ने स्कूल में छुट्टी मारी है ना? भर भर के छुट्टियां मारी है, भयानक छुट्टियां मारी है। अच्छा, आप जब भी स्कूल में छुट्टी मारते थे तो क्या देनी पड़ती थी? एप्लीकेशन, राइट? एप्लीकेशन देते थे। अब रीज़न कुछ भी हो, हम छुट्टी क्यों भी ना मारे, कोई भी रीज़न क्यों ना हो, सिक लीव। सिक लीव टाइटल हमेशा हमारा फिक्स होता है, सिक लीव या फिर अर्जेंट वर्क एट होम। हद मार के दो टाइटल होते, तीसरा तो हमारा कोई रीज़न आता ही नहीं था, और घर वालों को भी पता नहीं होता कि हम सिक लीव पे। ऐसा होता था, है ना? सुबह से सब फ्रेंड्स ने बंक मारने का प्लान किया था, और मम्मी पापा के साथ तो हम खुद ही कर लेते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, और बस सिक लीव डाल करके प्रिंसिपल को दे आते हैं। किया ऐसा? अच्छा, तो जो एप्लीकेशन मेरे सही लग रहा है एकदम, हाँ मैंने तो बहुत मस्त किया ये काम। अच्छा, जो सिक लीव आप देके आते हो तो उसमें आप टाइटल लिखते हो ना, सिक लीव, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? तो प्रिंसिपल सर जो है उनको पूरी रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब इतने हज़ारों बच्चे हैं तो सबकी अगर रामायण पढ़ने बैठ गए तो पता ही नहीं क्या ही हो जाएगा। इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया आपको। वंस अपॉन अ टाइम की बात है, जब हम लोग लालकोटी में इंस्टीट्यूट सेटअप कर रखे थे तो वहाँ पे हमने ना कंप्लेंट बॉक्स बनाया था। कंप्लेंट बॉक्स, क्योंकि कई बार ना हमें ऐसा लगता था कि कुछ बच्चे ना डायरेक्टली बता नहीं पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी कंप्लेंट इस कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया था, अभी कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, पहले ऐसा सिस्टम था। तो लालकोटी पे हमने एक अच्छा खासा बॉक्स बनाया, और उसमें लेटर बॉक्स ऐसा नहीं होता, उसमें आप ऊपर से अपनी चिट्ठी डाल सकते हैं। अब हमने ये प्लान किया था कि एवरी सैटरडे जो है हम सारी वीक में जितनी भी चिट्ठियाँ आई हैं उनको खोलेंगे और पढ़ेंगे कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या सच में मतलब कुछ जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आपको खुद को थोड़ी ना पता होता है, मैं थोड़ी ना जानती हूँ कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। वो तो कल को आप बोलोगे कि मैम इतना बकवास पढ़ाती है कि क्लास में नींद ही आ जाती है, तो समझ में आएगा अच्छा ओहो इतना बोर मार दिया था क्लास के अंदर, भयानक वाला। तो लोगों के फीडबैक से पता चलता है कि आपकी क्या कमियाँ होती हैं। तो हमने फीडबैक के लिए ही वो चिट्ठी सिस्टम स्टार्ट किया था, कंप्लेंट बॉक्स। सैटरडे को हमने उसको अनलॉक किया एंड वी फाउंड वो पूरा भरा हुआ था। वी वर लाइक शॉक्ड, यार इतनी प्रॉब्लम्स है बच्चों को, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अब चलो भाई चिट्ठियाँ, मतलब तुम दिल संभाल के बैठ गए हम, चलो खोल लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहली चिट्ठी पढ़ी, वो हमारे लिए नहीं थी, वो किसी और के लिए थी। दूसरी चिट्ठी खोली, मतलब आपस में क्लासमेट्स के लिए थी चिट्ठियाँ, हमारे लिए नहीं थी वो। आपस में एक दूसरे को कुछ बोलना था तो वो खुद डायरेक्टली ना बोल करके हमको चिट्ठियाँ भेजी है वो। अच्छा, कुछ फिर हमने बहुत सारी चिट्ठियाँ जो निकाली उसमें से आधे से ज़्यादा कचरा तो ऐसे सफाया हो गया जो हमारा था ही नहीं। अच्छा, अब उसमें क्या क्या लिखा था आई डोंट नो, हमने नहीं पढ़ा, इतना कष्ट नहीं किया हमने पढ़ने का। हमने सिर्फ टाइटल देखे, उनके सब्जेक्ट टाइटल। अच्छा ये किसके लिए है पत्र, हमें क्या मतलब भाई, हमें नहीं पढ़ने वो सारी चिट्ठी पत्रियाँ। फिर कुछ जो थे वो इंस्टीट्यूट के लिए थे, उसमें लिखा था
प्लीज़ पिकनिक ऑर्गेनाइज करें। आप पिकनिक नहीं लेके जाते हो, रोज़ आके पढ़ा देते हो, है ना। ऐसी ऐसी चिट्ठियाँ भी थी। तो फिर फाइनली रिजेक्शन में गई सारी वो चिट्ठियाँ। कोई एक आध ही बच्चा होगा जिसने बोला होगा जेन्युइनली कि हाँ संडे टेस्ट बढ़ा दो या रिवीजन बढ़ा दो, मतलब हार्डली कोई एक चिट्ठी मिली होगी ऐसे। तो उसके बाद टाइटल पढ़ पढ़ के हमें समझ में आ गया कि 100 में से एक भी चिट्ठी हमारे काम की नहीं थी। अगर बाई चांस टाइटल जैसा कंसेप्ट नहीं होता तो मुझे पूरी चिट्ठियाँ पढ़नी पड़ती, और उन 100 चिट्ठियाँ पढ़ने के बाद ना मैं अपने बाल नोच देती हूँ और मेरे सिर पे आज बाल नहीं होते। तो इट मीन्स वो बहुत टफ सिचुएशन होती। तो टाइटल जो होता है ना, टाइटल उस दिन से समझ में आ गया कितना भयानक इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद से तो हमने कंप्लेंट बॉक्स ही हटा दिया, बोला छोड़ो कोई कंप्लेंट बॉक्स की जरूरत है, मिहिर जिसको बोलना है डायरेक्टली बोल देना, हमें डायरेक्टली बीच में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स की, आप जब भी डीड बनाओ सबसे पहले क्या आना चाहिए उसका टाइटल। क्या आना चाहिए? तो कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स में हमारा नंबर 1 जो है दैट इज व्हाट, टाइटल डीड्स। टाइटल बोले तो सेल डीड बना रहे हो कि मॉर्गेज डीड बना रहे हो कि लीज डीड बना रहे हो या गिफ्ट डीड बना रहे हो, यार देख के समझ में आ जाना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए एकदम बड़ा बड़ा कि आप क्या बना रहे हो। तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ डीड इज व्हाट, टाइटल। तो टाइटल में क्या आता है, करेक्ट टाइटल आना चाहिए। अब बना रहे हो सेल लिख दिया मॉर्गेज, तो कहानी खत्म हो जाएगी ना, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द डीड। अब कैसे लिखना है वो समझ लो। दिस डीड ऑफ सेल, दिस डीड ऑफ, दिस डीड ऑफ, ये मैंने कैसे लिखा है, कैपिटल में या स्मॉल, है ना। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, कैप्स में। देखो ऊपर क्या बोला था, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे इनको। ये ड्राफ्टिंग है, ये इंग्लिश ग्रामर जैसा ही है। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर पैराग्राफ्स का ध्यान रखते हैं, फॉर्मेटिंग का ध्यान रखते हैं, लेटर एप्लीकेशन में फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग में फॉर्मेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, ड्राफ्टिंग में टेंसेस के मार्क्स कटेंगे जो भी आप ड्राफ्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपके टेंसेस गलत नहीं हो सकते हैं। ड्राफ्ट में पूरा इंग्लिश लिटरेचर जैसा ही है, जहाँ पे आप कोई टेक्निकल एरर नहीं करेंगे, ना तो टेंसेस के कंसर्न में और ना ही स्पेलिंग्स के कंसर्न में। ड्राफ्ट मस्ट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। शॉर्ट नोट्स में जो मन है वो करते रहना, वहाँ पे जो मर्जी टेंस लिखते रहना। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप कुछ भी टेंसेस यूज़ करो, कहीं भी उल्टी सुल्टी इंग्लिश बना दो, सब चलेगा, एवरीथिंग इज़ ओके, बट नॉट इन ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में बिल्कुल नहीं चलेगा। और मान के चलना मिनिमम 40 मार्क्स का ड्राफ्ट हर अटेम्प्ट में आता ही है, 40 मार्क्स का ड्राफ्ट हर अटेम्प्ट में आता है, और जो 70 मार्क्स तक वेरी कर जाता है। तो अगर आप ये सोचो कि हम शॉर्ट नोट पढ़ के पास हो जाएंगे तो आपकी गलतफहमी है। गलती से भी गलती मत कर देना, ड्राफ्ट जरूर प्रैक्टिस करना है हमें, है ना। वैसे भी मैं सेशन में इतने ड्राफ्ट कराऊंगी ना आप लोगों को, ऐसे ड्राफ्ट यूँ टिप्स पे आ जाएंगे, टिप्स पे धड़ाधड़। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जैसे CS बन जाओगे इंटरव्यू में तो सबसे पहले ड्राफ्ट ही लिखवाएंगे आपसे, और एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको ड्राफ्ट ही ड्राफ्ट लिखने हैं। तो स्टार्ट करें। दिस डीड ऑफ सेल। अब अगर मॉर्गेज डीड होगी तो क्या लिखोगे, सो सिंपल। अब आएगी ना बिट्टू, अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो टाइटल लिखा है, अभी 1 by 1 सब चीज़ें, अभी तो मैं सिर्फ कॉम्पोनेंट्स बता रही हूँ आपको। प्रॉपर लैंग्वेज फ्रेमिंग स्टार्ट होएगी। दिस, ये पैराग्राफ होगा पूरा बड़ा, अब इसमें सिर्फ टाइटल लिखा है मैंने। दिस डीड ऑफ मॉर्गेज, दिस डीड ऑफ मॉर्गेज। ऐसे लीज डीड बना रहे हो तो दिस डीड ऑफ लीज, लीज। ये सब आपको कैप्स में ही लिखना है। तो जहाँ तक आपका टाइटल खत्म नहीं हो जाता वहाँ पे कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट बहुत सिंपल कंपोनेंट है। टाइटल आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब पढ़ते ही आपके माइंड में स्ट्राइक हो गया सेल डीड बना रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो जिसके बदले में कंसिडरेशन लोगे। मतलब अब आगे की कहानी ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो गई है।
मॉर्टगेज पढ़ते ही मेरा माइंडसेट हो गया कि यार लोन होगा यहाँ पे डेफिनेटली, और लोन के बदले में कोई इमूवेबल एसेट आपने सिक्योर की होगी, जिसका रीपेमेंट, इंटरेस्ट, ये सब बातें होंगी। अगर लीज बना रहे हो तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रेंटल पे करोगे और उसके बदले में प्रॉपर्टी को यूज करने के राइट्स आपको मिल गए हैं। तो जिस टाइप की डीड बन रही है उस टाइप के टाइटल पढ़ते ही सारी कहानी क्लियर हो जाती है ना? ठीक बात। चलो आज सिर्फ टाइटल ही है, उसके बाद की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पा रही हूँ आप लोग को। तो आज हम लोगों ने 5 टर्म सीखी है और क्या सीखा है? टाइटल ऑफ द डीड, कॉम्पोनेंट नंबर 1। ठीक है, थैंक यू सो मच।